हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी सिन्हा और मैं आप सभी को लेसन्स देती हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। साथ ही साथ मेरे लेसन्स जो है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी और जो भी यूजी और पीजी लेवल्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है। आप चाहे तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैं आपसे कल हम लोगों ने पढ़ा था अविदा व्यंजना लक्षणा का इंट्रोडक्शन किया था। ये जो क्लास है इसको कंटिन्यू करते हुए है। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं वेबिनार्स के जो लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ वो मैं इसलिए करती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे चैनल के व्यूज़ बढ़े या कुछ भी। मैं इसलिए करती हूँ कि आप सभी को मतलब डिफरेंट टीचर्स प्रोफेसर्स के व्यूज़ मिल सके, क्योंकि कहा जाता है कि एक वेबिनार या सेमिनार जो भी है, चूँकि अभी पैंडमिक है इसलिए ये सेमिनार ना हो के वेबिनार है, कहने के हिसाब से 10 किताब को पढ़ने के बराबर होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग के बारे से सारी चीज़ों को सुनने को मिलता है और हम लोग बहुत कुछ हमारा ज्ञानवर्धन होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज का अपना लेसन शुरू करते हैं अविदा व्यंजना लक्षणा पे। तो इंट्रोडक्शन मैंने कल बताया था, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, खासकर उन लोगों को जो महंगे ट्यूशन्स या फिर कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण जो है थोड़े थोड़े के लिए वो लोग नेट नहीं क्रैक कर पाते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियोस को इम्पॉर्टेंट बना के मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रेजेंट करूँ, ना कि इसे इन जनरल बनाऊँ, बट बेसिक्स क्लियर करने की भी मेरी पूरी कोशिश रहती है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, आई होप। चलिए, आपने कल पढ़ा होगा, रिकैप कर लेती हूँ मैं। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फिलोसफी लेसन्स विथ शिवी सिन्हा। ओके, अविदा लक्षणा और व्यंजना हम लोग ये डील कर रहे थे। तो हमने देखा था कि लैंग्वेज क्या है, और हम लोग ने जाना था लैंग्वेज यानी भाषा, उसके संप्रेषण की 3 विधियाँ होती है। 3 तरह से हम लोग किसी भी भाषा को समझा सकते हैं, चिन्हों द्वारा या सिग्नल्स जिसे कहते हैं, साइंस कह सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा जो है शाब्दिक शब्दों का प्रयोग करके, शब्द हम लोग 2 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक लिखकर और एक मौखिक, ठीक है। तो वर्बल यानी कि मौखिक, लिखित और मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज है वो वर्ड्स से बनते हैं। वर्ड्स यानी शब्द, शब्द जो है शब्द आपको बताया था मैंने, एक सार्थक ध्वनि को सब शब्द कहते हैं। मीनिंगफुल साउंड को हम लोग वर्ड्स कहते हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल कर आता है। ये विभिन्न वर्णों का संयोग जो होता है उससे मिलकर बनता है, एक खास प्रकार की ध्वनि मतलब उत्पन्न करती है ये। इसके अलावा मैंने आपको ये जो भी बताया था, जो भी आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपको वर्ड्स के बारे में और जानना हो तो मैं फिर भी एक रिकैप कर रही हूँ। तो मैंने 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड, 3 महत्वपूर्ण पक्ष, शब्द के 3 महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में बताया था। क्या क्या है वो, जो एग्ज़ाम में आते हैं आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 अगर पूछा जाएगा कि शब्द के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या है, या फिर इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आते हैं कि इन तीनों का मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट है, सीक्वेंस दे दिया जाएगा, कुछ एक मिसिंग होगा बहुत सारे ऑप्शन में, एक ऑप्शन में तीनों चीज़ मेंशन रहेगा। जैसे है कि एग्जिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन और दे देगा वर्ड्स, इस तरह से दे देगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, कुछ एक मिसिंग कर देगा या गलत कर देगा, और सही ऑप्शन में तीनों रहेगा। तो अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन यानी संरचना, और मीनिंग यानी कि अर्थ, ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष या फिर एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी शब्द के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था पद या फिर वाक्य क्या है। पद यानी कि जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम पद कहते हैं, और जो पद किसी वस्तु को जो संकेतित करते हैं वो वस्तु पदार्थ कहलाते हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य बहुत सारे पदों से मिलकर बनते हैं, मैंने आपको कल ये भी बताया था, ठीक है। पद शब्द के 2 हिस्से होते हैं, डिनोटेशन जिसको वास्तवर्थ कहते हैं, और कोनोटेशन यानी गुणार्थ, ठीक है। वास्तवर्थ जो है शब्द के सांकेतिक रूप को व्यक्त करता है, ठीक है, और गुणार्थ उनको उनके शब्द के गुणों को व्यक्त करता है। आमतौर पे हम लोग जो है सांकेतिक रूप को इग्नोर करके जो बोलचाल की भाषा होती है हम लोग ज़्यादातर
जो है गुणों को व्यक्त करते हैं उसका प्रयोग करते हैं। इस अर्थ को शब्द के इस हिस्से को का हम प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में या फिर आमतौर पर। चलिए आज हम लोग जानेंगे वृत्ति क्या है। वृत्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि एग्जाम में, नेट के एग्जाम में हरदम आता है, ठीक है। और क्वेश्चंस रहते हैं अविदा इज अ वृत्ति, लक्षणा इज अ वृत्ति, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किसे किसे वृत्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि वृत्ति किसको कहते किसको है। तो वृत्ति क्या होता है कि वृत्ति जो है किसी भी शब्द की वो शक्ति होती है, शक्ति भी कह सकते हैं आप इसे, वृत्ति का नाम शक्ति भी है, अब शक्ति रूप में भी इसे कह सकते हैं। वृत्ति वो शक्ति होती है जो कि शब्द को इस काबिल बनाती है कि वो एक खास ढंग का उसका मीनिंग कन्वे कर सके, ठीक है। एक पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे करने की जो शक्ति होती है वर्ड के अंदर, एक पावर जो होता है वर्ड के अंदर, उसे हम वृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो पद में रहने वाला वो सामर्थ्य जिससे पद पदार्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है उसे वृत्ति कहते हैं। जैसे हमने कोई शब्द कहा घर, तो घर एक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन घर जो शब्द यूज़ हुआ वो पद कहलाया, ठीक है। शब्द का दूसरा नाम पद भी है, ठीक है। तो उस घर को घर बताने के लिए उसके अर्थ को, ये घर क्या होता है जिसमें लोग रहते हैं, जिसकी कुछ संरचना होती है, ब्रिक्स से बना रहता है या फिर कैसे भी बना रहता हो, तो उसके मीनिंग को रिफ्लेक्ट करने की जो ताकत होती है वर्ड में, अगर हम घर कह देंगे तो आप समझ जाएंगे कि घर का मतलब क्या है। तो वो जो वर्ड जो मैंने कहा, जो ध्वनि उत्पन्न की, जो शब्द को मैंने कहा, उस शब्द में इतनी ताकत होगी, इतनी उसकी वृत्ति होगी कि वो किसी एक खास अर्थ को व्यक्त करे। आप घर से कुत्ता नहीं समझ लेंगे, गाड़ी नहीं समझ लेंगे या फिर कुछ और नहीं समझ लेंगे। घर से आप वो चीज़ समझेंगे कि जिस पे लोग रहते हो, ठीक है, जिसमें निवास करते हो। तो वृत्ति जो है शब्द की वो शक्ति होती है जो कि उस पद से पदार्थ को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखती होगी, ठीक है। तो अब वृत्ति समझ चुके हैं, पावर, शक्ति जिसको कह सकते हैं उसे हम वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति जो है आमतौर पे वो 3 प्रकार की होती है, तो अविदा, लक्षणा और व्यंजना। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा कि पूछता है, ऐसे हमेशा पूछता है कि अविदा क्या अविदा वृत्ति है, तो जी हाँ, अविदा वृत्ति है। लक्षणा वृत्ति है, लक्षणा भी वृत्ति है, और व्यंजना भी हमारी वृत्ति है। तो 3 वृत्तियाँ होती हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। अविद्या लिखा गया है यहाँ पे गलती से, ये है अविदा, देखिए हिंदी में सही लिखा हुआ है अविदा। तो वृत्ति कितने प्रकार की हो गई, अविदा, व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। अविदा का अर्थ होता है मुख्य अर्थ, ठीक है, मुख्य अर्थ यानी प्राइमरी मीनिंग अविदा। तो अब मुख्य अर्थ को हम अविदा कह सकते हैं, अविदा अर्थ कह सकते हैं, किसी भी शब्द के मुख्य अर्थ को हम लोग अविदा कह सकते हैं। लक्षणा क्या होता है, सेकेंडरी मीनिंग यानी कि गौण अर्थ। तो शब्द को व्यक्त करने की जो गौण अर्थ होता है, मान लीजिए कोई शब्द कहते हैं, उससे उसका मीनिंग रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन उसको समझाने के लिए कुछ और अर्थ निकल कर आता है सामने। अगर सीधे किसी वर्ड को यूज़ करते हुए उसका मीनिंग नहीं आता है, तो समझ ले कि जो सेकेंडरी मीनिंग होगा, जो उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम लक्षणा कहते हैं। व्यंजना जो है टर्शियरी मीनिंग यानी तृतीय अर्थ कहते हैं। व्यंजना आमतौर पर बहुत कम इस्तेमाल होता है, होता भी है, बट ये भी एक वृत्ति है शब्द की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। तो लिंग्विस्टिक फिलॉसफी यानी भाषाई दर्शन के हिसाब से न्याय जो है वो सिर्फ अविदा और लक्षणा को मानते हैं, ठीक है। न्याय जो भी, क्योंकि भाषा तर्क का विषय भी होती, तर्क भाषा का ही प्रयोग होता है तर्क में, और बाकी सारी चीज़ों में भी भाषा का प्रयोग होता है। तो अविदा को और लक्षणा, यहाँ पे गलती से अविद्या हो गया, ये पीपीटी बनाते वक्त जो है वो टेक्स्ट प्रेडिक्शन अपने आप ले लेता है, तो मे बी इसके वजह से गलत हो जाता है। तो अविदा जो है और लक्षणा है जो न्याय द्वारा स्वीकृत किया गया है, लेकिन जो व्याकरणीय दार्शनिक है वो एक और वृत्ति को मानते हैं जिसे वो व्यंजना कहते हैं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक फिलोसोफर्स ने, यानी जो भाषाई दार्शनिक हैं, उन्होंने 3 वृत्तियों को माना। सिर्फ न्याय जो है, न्याय वैशेषिक, वो अविदा और लक्षणा को मानता है, 2 ही वृत्तियों को मानता है। लेकिन व्याकरण के दार्शनिक जो है तीसरी वृत्ति को मानते हैं, जिसको हम व्यंजना भी कहते हैं, और ये भाषाई दार्शनिक द्वारा भी माना गया है, 3 वृत्तियों को माना गया। तो अब हम लोग एक एक करके सभी वृत्तियों का मतलब डिस्कशन करते हैं। तो
अविधा आज हम लोग सिर्फ अविधा देखेंगे, कल को हम लोग फिर लक्षणा देखेंगे और फिर व्यंजना को देखेंगे। ठीक है, अविधा थोड़ा सा लंबा है, अविधा को ही देखना चाहिए मुझे लगता है जहाँ तक। तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। आई थिंक कोशिश करूँगी कि आज ये ख़त्म हो जाए। तो अविधा जो वृत्ति है वो प्राइमरी मीनिंग होता है, यानी मुख्य अर्थ होता है किसी भी शब्द का। जो पहला जो अर्थ निकलता है किसी शब्द को बोलने से, उसे हम अविधा अर्थ कहते हैं। ठीक है, या अविधा शक्ति कहते हैं। तो शक्ति के नाम पे भी अविधा कह सकते हैं, ये वृत्ति भी है, याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएगा। तो अविधा वृत्ति जो सबसे मौलिक अर्थ होता है, वही शब्द का जो मौलिक अर्थ है उसे हम अविधा कहते हैं। ठीक है, इसे हम शक्ति या फिर पावर, किसी शब्द की शक्ति कह सकते हैं। इसको शक्ति के पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने शब्द कहा घर, तो घर कहा तो घर से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया कि एक ईंट की इमारत है जिस पर लोग रहते हैं। तो ये उसका मुख्य अर्थ हो गया, जो कि पहले बार में ही बोलने से लोगों को उस व्यक्त हो जाए कि उसका अर्थ ये है। तो वैसे अर्थ को हम लोग अविधा अर्थ कहते हैं, कि पहली बार में ही समझ में आ जाए, जो उस शब्द का मौलिक अर्थ है। ठीक है, उस घर और कोई चीज़ नहीं हो सकता है, लेकिन घर का मतलब हो गया मतलब सीधे घर, एक छवि आ जाएगी, घर की छवि। ठीक है, तो ऐसे अर्थ को जो मुख्य अर्थ को व्यक्त करता हो या मौलिक अर्थ को व्यक्त करता हो, ऐसे शब्द को की शक्ति को हम अविधा शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम लोग न्यायिक्स जो है वो शब्द की तीन जो अविधा अर्थ है, ठीक है, वो तीन उसका अर्थ को मानते हैं। ये जो है अविधा को तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो योग रूढ़ और योग रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, तीन मानते हैं ऐसा न्याय। ठीक है, जिसमें से जो है कुछ एक और शब्द को बट जो है वो एक और वृत्ति को मानते हैं, यौगिक रूट को भी मानते हैं। ठीक है, तो चार तरह से मान सकते हैं हम लोग। अविधा शक्ति चार प्रकार की होती है, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। लेकिन न्याय सिर्फ तीन को मानते हैं। क्या क्या है वो? योग रूढ़ और योग रूढ़। ठीक है, तो ग्रामेरियंस ने इन सब के अलावा चार शक्ति का वर्णन किया है। ठीक है, चार अविधा शक्ति होती है। जो आपके व्याकरणीय दार्शनिक है वो चार तरह की अविधा को मानते हैं। न्याय, वैशेषिक और व्याकरणी को जनरली चार मानना पड़ता है। शुरू में तो वर्णन करते हैं आपके न्याय सिर्फ तीन के बारे में, लेकिन बाद में जाके वो लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वृत्ति अविधा शक्ति जो है वो चार प्रकार की होती है। पहला तो है रूढ़, फिर योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो अविधा चार प्रकार का हो गया। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ, फ्लो चार्ट। पहला तो है रूढ़, दूसरा है यौगिक रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। शायद मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, आप प्लीज़ जो ये स्लाइड्स देख सकते हैं आप। तो रूढ़, यौगिक और चूँकि नाम सेम है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ क्या होता है? तो रूढ़ जो आपका अविधा है वो परंपरागत एक लंबे समय से जो शब्द का अर्थ इस्तेमाल किया जा रहा है उसे व्यक्त करता है। वो शक्ति जो अविधा इस प्रकार की अविधा में क्या होता है कि शब्द का परंपरागत उपयोग से जो अर्थ उपयोग किया जा रहा है उसी को बोलते हैं रूढ़ अर्थ कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल मीनिंग ऑफ ए वर्ड, इसे हम कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से जो भी प्रचलन में है जो शब्द उसको इस्तेमाल करते आए हैं और उसके अर्थ को इस्तेमाल करते आए हैं, उसको व्यक्त करता है अविधा अर्थ। ये इस तरह का अविधा अर्थ। जैसे जल शब्द है, तो जल शब्द का और कोई मतलब नहीं होता। परंपरागत रूप से हम लोग जो है इसी शब्द को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसीलिए जल जो है वो पानी के संदर्भ में होता है। एक ऐसा जो हमारी ऐसा लिक्विड जो कि हमारी प्यास को बुझाता है। तो ये परंपरागत, इसका कोई विशेष कारण नहीं है, ये परंपरागत रूप से हम लोग इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इसीलिए जो है जल को जल कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे अर्थ का कोई शुरुआत नहीं होती है, ये शाश्वत अर्थ होते हैं, यानी कि अनंत काल तक चलते आते हैं। इनका कोई अंत नहीं है, ना ही इनकी शुरुआत है। ठीक है, किसी को नहीं पता कि ये अर्थ कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस तरह उत्पन्न हुआ और कैसे उत्पन्न हुआ। ठीक है, लेकिन ये पारंपरिक रूप से जो मानव मतलब जो सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, वो इसको एक्सेप्ट करती हुई आ रही है। ठीक है, दूसरा जो अविधा का प्रकार है वो है यौगिक।
इसको हम लोग कह सकते हैं योगिक। योग का मतलब होता है जुड़ना, आप समझ सकते होंगे, ठीक है। योगिक यानी कंपोजिट मीनिंग, यानी 2-3 शब्दों से मिला के जो अर्थ निकल के आया उसे हम कंपोजिट मीनिंग या योगिक अविदा अर्थ कह सकते हैं। अविदा का मतलब है प्राइमरी मीनिंग, यानी शब्द बोलते ही आपको जो पहला अर्थ उभर के आएगा वो अविदा अर्थ होगा। तो यौगिक जो है जो कंपोजिट अविदा अर्थ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल, यौगिक शब्द वो है जिसका अर्थ शब्दों के अवयवों या अंशों पर निर्भर करता है। यानी दो शब्दों को मिला के अगर एक शब्द बनाया गया है तो उसके जो मतलब जो अंश होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, उस पर निर्भर करता है कि उस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते कुंभकार। कुंभकार शब्द का उसके अवयवों या अंशों में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे कुंभ और कार के अर्थों के जुड़ने से अभिव्यक्त होता है। कुंभ का अर्थ होता है कि घड़ा और कार का अर्थ होता है घड़ा बनाने वाला, ठीक है। तो कुंभ माने घड़ा और कार का मतलब जो बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला, ठीक है। इसीलिए इन दोनों शब्द को जोड़ के एक मीनिंग निकलता है, घड़े को बनाने वाला कुम्हार कुंभकार कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को प्रयोग करने से, ऐसे अविधा शब्दों को हम लोग यौगिक अविधा शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। योग रूढ़, योग रूढ़ जो होता है ऐसे शब्दों, ये भी योग है जहाँ तो समझ लीजिए कॉम्पोजिट मीनिंग है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसकी मीनिंग जो है वो लेटर्स यानी अवयवों के समुदाय शक्ति पर निर्भर करती है। जो एक एक जो लेटर होता है, वर्ण होते हैं, उसके हर एक वर्ण के उच्चारण उसके अर्थ पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब देख लेते हैं हम लोग इसको। योग रूढ़ शब्द का वह अर्थ है जिसका अर्थ समुदाय शक्ति तथा अवयव शक्ति दोनों पर निर्भर करता है। उसके समुदाय शक्ति पर भी निर्भर करता है, उसके अर्थ शक्ति पर भी, उसके खुद के शब्दों के पावर पे भी। यानी कि जब वो लोग एक साथ जुड़ते हैं, जो अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स जो कंपोज करके बनते हैं, तो वो अलग अलग भी निर्भर करता है, दोनों एक दूसरे पे भी निर्भर करता है, और अपना इंडिविजुअल भी उसका मीनिंग निर्भर करता है, वो उसको मैच करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं पंकज। पंकज यह शब्द पंख और ज 2 शब्दों से मिलने से बना है। तो पंकज शब्द के 3 अवयव है, पंख जोड़ जन जोड़ अड़ा, ठीक है। तो पंख उपाद जन धातु और ड प्रत्यय है, ठीक है। पंख का अर्थ कीचड़ है, पंख का अर्थ होता है कीचड़, जन का अर्थ होता है उत्पत्ति और ड का अर्थ करता। तो जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ करता हो उसे हम पंकज कहते हैं। यह अर्थ समुदाय शक्ति द्वारा उत्पन्न या अभिव्यक्त है, परंतु ये दोनों पंख जोड़ ज पंकज शब्द के अंश या अवयव पार्ट हैं। पंकज का अर्थ होता है कमल, अवयव शक्ति द्वारा उत्पन्न या अभिव्यक्त है, परंतु समुदाय शक्ति द्वारा भी पंकज का टग उत्पन्न यह अभिव्यक्त होता है, जो कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? पंकज। इससे भी हमें पता चल जाता है कि अलग अलग तोड़ के भी देखें तो अब उसका अर्थ वही होता है, लेकिन पंकज जो कीचड़ में जन्म लेने वाला तो पंकज है, ठीक है। परंतु कीचड़ में केवल कमल ही नहीं जन्म लेता है, शैवाल भी जन्म लेता है, परंतु यहाँ परंपरा से कीचड़ में लेने वाला ही कमल कहलाता है। हम लोग परंपरागत से ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कंपोजिट मीनिंग है, अलग अलग शब्द के अलग अलग तोड़ देने से हमें इसे अर्थ को इस्तेमाल करते हैं। भले ही उसका अलग अलग अर्थ का इस्तेमाल उसको रेफ़र करता हो, लेकिन इसमें आप कन्वेंशनल मीनिंग को भी जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि जो परंपरागत रूप से चला रहे हैं उसको, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। अब आ जाते हैं यौगिक रूढ़। तो ये जो शब्द होते हैं ये रूढ़ी और यौगिक दोनों को मिला के बनते हैं, ठीक है। और योग रूढ़ जो है इस पे निर्भर, जैसे कि योग रूढ़ में क्या होता है कि शब्दों के कंस्टिट्यूएंट पार्ट और उसके कन्वेंशनल मीनिंग पे डिपेंड करता था। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 2 शब्द से मिलकर ज़रूर बना, दोनों पे निर्भर भी करता है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये जो जब एक साथ कंबाइन करता है इसका कुछ और मीनिंग निकल के आता है। जैसे कि अश्वगंधा, अश्वगंधा शब्द है, एग्जाम्पल समझिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं डेफिनेशन इसका प्रॉपर तो आप एग्जाम्पल से पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे शब्द है अश्वगंधा, तो अश्वगंधा एक तरह का फूल होता है या फिर एक तरह का धातु होता है, ठीक है, समझ, एक पौधा कह सकते हैं। परंपरागत रूप से जो अश्वगंधा का अर्थ होता है
पौधा। तो अश्वगंधा दो शब्द से बना हुआ, अश्व और गंधा। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और गंधा का अर्थ हो गया गंध। जो तो इसका मतलब यह है कि अश्वगंधा का अर्थ घोड़े के समान गंध हुआ, परंतु परंपरा रूप से हम लोग इसका अर्थ लेते हैं एक पौधा होता है। तो उसके मीनिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो यौगिक रूढ़ है, तो रूढ़ में हम लोग क्या करते थे, कन्वेंशनल मीनिंग को यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स है, ठीक है, तो वर्ड्स के जो है पर्टिकुलर मीनिंग को इग्नोर कर देते हैं और उनके कन्वेंशनल मीनिंग को जब कंपोज होता है एक साथ, तो उसका कुछ और अर्थ निकल कर आ जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि वृत्ति क्या है। वृत्ति शब्द की वो शक्ति है जो कि किसी भी अर्थ को व्यक्त करती है, किसी शब्द के अर्थ को व्यक्त करती है। वृत्ति 3 प्रकार की होती है, अविद्या, लक्षणा और व्यंजना। अविद्या जो है वो मुख्य अर्थ कहलाता है, लक्षणा जो है वो गौण अर्थ कहलाता है और व्यंजना जो है वो तृतीय अर्थ कहलाता है। अविद्या को हम लोग वृत्ति के नाम से भी जानते हैं और शक्ति के नाम से भी जानते हैं। 4 प्रकार की अविद्या शक्ति होती है, रूढ़, योग, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा लेसन? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि कहाँ मैं गलत हूँ, या फिर आपको अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर से ये लेसन चाहिए, इसका रिकैप चाहिए। ये थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा मेरा वीडियो। और प्लीज़ थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए।